नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं रितु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। दोपहर 12 बजे से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम है, तो दोपहर 1:15 पर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो दोपहर 1:45 पर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और थोड़ी ही देर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दोपहर 12 बजे से समय निर्धारित किया गया है इस हेल्थ कवरेज डे के कार्यक्रम का। तो करीब 1:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होंगे। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस वक्त वाराणसी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का समापन समारोह है, जिसमें सम्मिलित होंगे सीएम और इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। देखिए, सीएम मुख्यमंत्री पुलिस लाइन पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से रुद्राक्ष पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में कार्यक्रम चलते हैं, ये कहा जाए कि स्टेज पे आ जाएंगे। जैसा कि सब जानते हैं, आज हेल्थ को लेके एक हेल्थ यूनिवर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगभग 1.5 घंटे तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री का संबोधन किया। इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि हेल्थ से जुड़ी हुई बातों पर न केवल चर्चा होगी, बल्कि ये कहा जाए इस कार्यक्रम में तमाम उन बातों को भी समावेश किया गया है जिनसे लोगों को, या खास करके कहा जाए कि बीमारों को एक राहत मिले। स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों की ये बैठक है, अधिकारी से लेकर मंत्री तकों का ये समागमन है। और सबसे बड़ी बात जो आएगी सामने वो ये आएगी कि अधिकारी न केवल इन बातों को, या ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बातों को न केवल सुनेंगे, बल्कि उनके साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट, उसे कार्योजनाओं के रूप में लाने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए प्रयास भी करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, जहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद ये पहुंचेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है। इस प्रबुद्ध सम्मेलन की जो सबसे बड़ी खास बात होगी वो ये होगी कि तमाम लोगों को न केवल मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे, बल्कि 46 लाख रुपए के, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास की परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सबसे जो इसमें भी खास बात ये होगी कि गाँव को विशेष ध्यान दिया गया है। गाँव में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्थल नहीं होते हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्थल, बहुउद्देशीय पंचायत भवन और साथ ही साथ रिन्यूअल के ढेर सारी योजनाओं पे काम किया गया है। इनके अलावा यदि देखा जाए तो युवाओं को, या ये कहा जाए कि छात्राओं को लैपटॉप और वृद्धजनों को प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसकी चाबियां सौंपी जाएगी। सबसे बड़ी जो बात होगी यहाँ पे वो ये होगा कि मुख्यमंत्री के संबोधन में निश्चित तौर पर ये देखा जाएगा कि वो तमाम अपने विकास योजनाओं को, कार्यक्रमों को और उन विकास के क्रम को बताना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं इस बात को कि नगर निगम का चुनाव है और चुनाव में के सघनता को देखते हुए, या ये कहा जाए कि उसके आबो हवा को देखते हुए इन बातों का उल्लेख निश्चित तौर पर किया जाएगा। सबसे जो बड़ी एक बात और देखी जाएगी वो ये कि हर एक वार्ड से कार्यकर्ताओं को ये सीधा सीधा निर्देश दिया गया है कि वो रैली के रूप में, एक छोटी छोटी रैली के रूप में सभा स्थल पर पहुंचे, ताकि लोगों को भी उनके जो बल है, या ये कहा जाए कि उनका जो दम है, उसका एहसास कराया जा सके। यहाँ से ये निकलने के बाद वापस फिर से सर्किट हाउस आएंगे और सर्किट हाउस आने के बाद 4 बजे के लगभग लखनऊ। जी
ठीक है संतोष। संतोष, इसके साथ ही साथ लगातार तैयारियां क्या कुछ चल रही है, कितने बड़े पैमाने पर इन आयोजनों को किया गया है? क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पर प्रबुद्धजन सम्मेलन है, बड़ी संख्या में प्रबुद्धजनों के पहुंचने की अनुमान किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, इस कार्यक्रम की यदि बात किया जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम बड़े स्वरूप और बड़े आकार में, इस बात से भी अनुमान लगा दिया जा सकता है कि जैसा कि हमने कहा कि 90 वार्ड के सारे वार्ड लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो छोटी छोटी टोलियों में सभा, नंबर 1, नंबर 2 शहर के जो प्रबुद्ध जन है उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ जो आसपास के जिला के पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारी हैं, उनको भी निमंत्रित किया गया है और साथ ही साथ उन लोगों को भी निमंत्रित किया गया है जो शहर में अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का रसूख रखते हैं। समझा जा सकता है कि इसकी जो तैयारी है वो पूरी माकूल चाक चौबंद कही जा सकती है, इस तरीके से की गई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि न केवल यहाँ पे योजनाओं का घोषणा होगा, शिलान्यास होगा, बल्कि शुभारंभ होगा, बल्कि उन चीजों की भी घोषणा की जाएगी, उन चीजों की भी बारीकी या ये कहा जाए कि चुनावी धार दी जाएगी, जिन चुनावी धार से आने वाले चुनाव में न केवल लोगों को कारगर बल मिल सके, बल्कि ये कहा जा सकता है कि लोगों को एक दिशा भी दिया जाए उन कार्यकर्ताओं के लिए जो खास करके चुनाव में सीधा सीधा इंटरफेयर रखते हैं और जिनके बल पे पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरती है। सबसे जो खास बात होगी इसमें एक और वो ये कि जब मुख्यमंत्री स्टेज पे होंगे तो लोगों के बीच जो भीड़ वो हजारों में होगी और भीड़ की सबसे खास खासियत होगी वो ये होगी, लोग न केवल शिद्दत से मुख्यमंत्री को सुनेंगे बल्कि उन सुनने के बाद उन चुनाव के या ये कहा जाए कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस बात के लिए ताकि उनकी कमर और तरीके से मजबूत हो सके, पार्टी और मजबूत की जा सके और जो खामियां हैं उन खामियों को समय रहते दुरुस्त किया जाए। जी ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद है। तो आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, बैठक है ये। आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर ये बैठक मानी जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं ये चिंतन मंथन भी जरूर है कि आखिर जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं उसमें मिली हार को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी रणनीति में किस तरह से बदलाव किए जाए और एक बार फिर मजबूती के साथ बीजेपी आगे आए, इसकी कोशिश में है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। आप देख सकते हैं कि मंच पे हमारी तरफ जहाँ एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, गोविंद नारायण शुक्ला आपको नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये निकाय चुनाव से पहले जो प्रदेश की पदाधिकारी की बैठक है इसको बुलाया गया है और नए तय जो कार्यक्रम है उसके साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तमाम जो नए दिशा निर्देश हैं उनको दिए जाएंगे। तमाम जो इधर आप देख सकते हैं चाहे पंकज सिंह हो, तमाम जो उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पे पार्टी के मौजूद हैं और लगातार ये जो बैठक है करीब 3 से 4 चरणों में बैठक की जाएगी। इसमें तमाम उन सबको बुलाया गया है, सभी पदाधिकारी को, क्षेत्र अधिकारी को, सभी मोर्चे के अध्यक्ष को बुलाया गया है और साथ ही साथ निकाय चुनाव के जो संयोजक है उनको भी कहीं ना कहीं बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैठक अब से कुछ देर में यहाँ शुरू होने जा रही है जिसमें फाइनल संदेश देते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञान के साथ। तो बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों की ये बैठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। लखनऊ में कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी मर्यादित पार्टी है, लेकिन प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है। सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच में लगातार सोशल मीडिया पर बातचीत हुई थी, तमाम वाद विवाद भी हुआ था। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद है कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी। सुब्रत जी, तमाम चीज़ें देखने में आई, इस तरीके से जो शब्द प्रयोग किए गए कैसे देखते हैं? देखो, लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं होती हैं और फिर जो मर्यादा को यदि पार करता है तो फिर हम लोग कोई दबने डरने वाले थोड़े ना है। हम लोग तो कन्नौज में जन्मे लोग एक अलग ही मिट्टी के बने हैं। हम ना दबते हैं ना डरते हैं ना झुकते हैं
सर कटाते हैं, झुकाते कभी नहीं। एक बार उन्होंने फिर से कहा है कि जो टोटी का आरोप लगता था उस पर, क्योंकि आपने अभी जिक्र भी किया था कि जो टोटी चोर का आरोप लगा था उस पर समय आने पे वो माकूल जवाब देंगे। किसको लेके है? तो उसको एक बार ये बता देना। अब वो जो भी होगा वो तो सूची बनाते रहते हैं, उनके लैपटॉप में एक बड़ी लंबी सूची है। तो लेकिन वो इतना जवाब दे दें कि ठीक है, उनको इस तरीके की बातें कही गई तो हमारे प्रधानमंत्री, सर्वप्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है इनके लोगों के द्वारा, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूज्य मुख्यमंत्री जी के लिए किस तरीका की लैंग्वेज बोली गई है, क्या बोलते हैं इनके लोग। तो क्या हम लोग भी गांव-गांव सूची बनाना शुरू करें? एक अंतिम सवाल है, क्योंकि कन्नौज सांसद हैं और अखिलेश यादव ने बोला कि मैं चुनाव लड़ने का काम है और कन्नौज से भी लड़ सकते हैं। अरे वो कहीं से भी चुनाव लड़े भैया, वो उनकी पार्टी है, वो जहाँ से मर्जी वो लड़ेंगे। हम हमारी पार्टी, हम कहें मैनपुरी से लड़ाओ, कि लड़ाएगी मेरी पार्टी? क्या वो तो पार्टी जहाँ से इच्छा होगी वहाँ से, पार्टी जहाँ को कहेगी वहाँ से लड़ाएगी। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी पिछली बार कौन लड़ा था चुनाव? पिछली बार तो अखिलेश जी लड़े थे। मैनपुरी कौन लड़ा चुनाव? अखिलेश जी तो लड़े ना मैनपुरी। तो आएंगे कोई लड़ेंगे, आके कोई नई बात करेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुब्रत पाठक, कन्नौज से सांसद, जो बताए थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाषा का प्रयोग हो रहा है उसमें लोकतंत्र की हत्या है, पर वो स्वतंत्र हैं, कहीं से चुनाव लड़े, कन्नौज से लड़ सकते हैं, मैनपुरी से लड़ सकते हैं, पर मेरी पार्टी मर्यादित पार्टी है और मुझे जहाँ से पार्टी बोलेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट गैंग के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। यूपी में उपचुनाव के नतीजे को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। सपा की मैनपुरी में जीत और रामपुर हार पर आशंका जताई। रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा काफी गर्म है। कहीं ये सब सपा बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं? इस बारे में मुस्लिम समाज को समझने और चिंतन करने की जरूरत है। खतौली में बीजेपी की हार पर काफी संदेह बना हुआ है, सोचने की बात है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खां की सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा गर्म है कि कहीं यह सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं? इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन और समझने की जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर यहां काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिली भगत है तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिली भगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो जो कमी रही हैं हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सीएम योगी ने सुनी फरियाद। संबंधित अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए। समस्याओं को जल्द समाधान करने के निर्देश जारी किए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। तो गोरखपुर में 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा था, जहां आज तीसरा दिन था। तो तीसरे दिन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाई और इस दौरान भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे और इस दौरान सीएम ने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण होना चाहिए। इसके साथ ही फटकार भी लगाई कि जिस तरह से बड़ी संख्या में जनता पहुंच रही है और समस्याएं जो जिला स्तर पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसको लेकर भी फटकार लगाते हुए नजर आए। वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा ने साइकिल यात्रा का आयोजन किया और इसी साइकिल यात्रा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया में साइकिल चलाकर लोगों को प्रदूषण को खत्म करने और यातायात में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया है।
तो मंडाविया ने कहा कि साइकिल चलाकर हम समाज को, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर सकते हैं। साथ ही साइकिल चलाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य के प्रति लोगों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में डॉक्टर मनसुख मंडाविया साइकिल चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे थे, जिसकी मीडिया में काफी चर्चा हुई थी।